राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में लेसन 10 इकाई सेकंड का जो है राजनीतिक सहभागिता। और इस पाठ में कौन कौन से पाठ हैं, जो 3 पाठ हैं, उनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। इस इकाई के अंतर्गत आपको आपके कोर्स में है राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, और दूसरा है आपके राजनीतिक संस्कृति, और तीसरा है आपके राजनीतिक सहभागिता। वैसे अभी आपके राजनीति विज्ञान और सभी विषयों में थोड़ा संशोधन भी हुआ है। जैसा कि संशोधन के अनुरूप अभी जो ताजा अपडेट जो है उसमें संशोधन के अनुरूप ये जो पाठ है इकाई 2 के तीनों पाठ, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता, ये तीनों पाठ आपके कोर्स में रखे गए हैं, तो इनका अध्ययन करना आवश्यक है। अब आपके जो कुछ टॉपिक हट गए हैं और लगभग 20 टॉपिक आपके शेष रह गए हैं, तो इन सभी का अंक भार भी बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये परीक्षा में बहुत अच्छे सार्थक सिद्ध होंगे और बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए ये राजनीति विज्ञान का जो पाठ है राजनीतिक सहभागिता, ये पाठ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल्स आते हैं कि हमें ग्रुप में ऐड करो, इसके लिए आपके लिए 9610208295 इन पर आपके लिए ग्रुप भी बनाया गया है, और आप यहाँ पर अपने विषय से संबंधित पूछ भी सकते हैं। और जैसे हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य और इंग्लिश और पॉलिटिकल, यानी इंग्लिश से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वो भी आप इसी नंबरों पे भेज सकते हैं। यानी आप सभी की सुविधा के लिए बहुत अधिक प्रयास करके और आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, तो आप अधिक से अधिक, सबसे बड़ी बात है कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब कभी भी आपके लिए कोई प्रस्तुतिकरण होता है या और कोई तरह से जो एग्जाम से संबंधित मटेरियल डाला जाता है तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। और भी बहुत सारे काम जो होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए और अच्छे होंगे, और आप देख पाएंगे कि शीघ्र ही आपके राजनीति विज्ञान का कोर्स है बहुत ही अच्छे से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ राजनीतिक सहभागिता, जिसमें राजनीतिक सहभागिता क्या है, इसमें इसका क्या उद्देश्य है, क्या किस प्रकार ये राजनीतिक सहभागिता निभाई जाती है, इसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम देखिए, आपके राजनीतिक सहभागिता यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक सहभागिता जैसे इसकी भूमिका है, ये राजनीतिक सहभागिता आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में विशेष महत्व रखती है। इसका अर्थ है जन साधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी। इसका राजनीतिक सहभागिता का क्या अर्थ है, यानी राजनीतिक प्रक्रियाएं जितनी भी है उनमें या तो सीधा या किसी के माध्यम से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, परोक्ष का मतलब है अप्रत्यक्ष, यानी सीधा या किसी के माध्यम से राजनीति में भाग लेना। जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा व्यवस्था के सुचारू संचालन और इसमें विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो इस प्रवृत्ति को जन सहभागिता या राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, यहां से यहां तक देखिए। जब राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों द्वारा राज व्यवस्था के सुचारू संचालन में विभिन्न स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, तो इस प्रवृत्ति को जन सहभागिता या राजनीतिक सहभागिता कहा जाता है। यहां से यहां तक इसकी परिभाषा क्या है, यानी प्रश्न आ सकता है कि राजनीतिक सहभागिता क्या है, तो वो आप यहां से यहां तक याद कर लें। राजनीतिक सहभागिता और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए स्विट्जरलैंड विश्व का अग्रणी लोकतांत्रिक देश है। प्रश्न आ सकता है कि राजनीतिक सहभागिता में और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में यानी सीधा जो है उनका मुखिया है वो चुना जाता है, तो इसके लिए सीधा मुखिया चुना जाता है। जैसे अपने देश में प्रत्यक्ष नहीं है,
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए स्विट्जरलैंड जो है विश्व का अग्रणी लोकतांत्रिक देश है। वहां पर जनता को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है समय से पहले, और वो है स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड में ऐसा लोकतांत्रिक देश है। वहां की जनता जनमत संग्रह के द्वारा जन सहमति से देश के कानूनों में भी परिवर्तन कर सकती है। वह है प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष जनता है वो उसमें भाग लेती है, कानून में परिवर्तन कर सकती है, अपने जनप्रतिनिधियों को वापस बुला सकती है। ऐसे अधिकार जब जनता के पास हो तो राजनीतिक प्रक्रिया में चुने प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की अनदेखी नहीं कर सकते। बिल्कुल यही होना चाहिए। वे सदैव जनता के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड एक छोटा देश है, यानी अपने भारत से छोटा है, इसलिए वहां पर ये जो व्यवस्था है संभव हो सकती है, लेकिन अपने भारत में ये व्यवस्था संभव नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ा देश है। इतने बड़े देश में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। राजनीतिक सहभागिता लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व मानी गई है। प्रश्न आ सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राण तत्व किसे माना गया है, तो राजनीतिक सहभागिता को। प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज में एक सर्वांगीण सहभागितापूर्ण समाज होता है। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था क्यों नहीं हो, यथार्थ में राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों में ही केंद्रित होती है। बिल्कुल सही बात है। राजनीतिक शक्ति जो होती है वो कुछ विशेष जो लोग होते हैं उनमें ही होती है। जिस राजनीतिक समाज में राजनीतिक शक्ति संपन्न सत्ताधारी व्यक्ति जनसाधारण को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं और ऐसी भागीदारी को सकारात्मक मानते हैं, वहां पर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का विकास होता है। क्या समझे कि ऐसा देश जहां के लोग शक्ति संपन्न लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, राजनीति में भाग लेने वाले लोग हैं, और वो आम जन को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वहां पर स्वस्थ लोकतंत्र का निवास होता है। वहां पर स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराएं निवास करती है, जो निरंतर जारी रहता है। किसी भी व्यवस्था को सबल तभी बनाया जा सकता है जब उसमें जन सहभागिता का अंश ज्यादा हो। कोई भी कानून होता है, कोई भी व्यवस्था होती है, तो वो बलशाली कब होती है, यानी शक्ति संपन्न कब होती है? शक्ति संपन्न तब होती है जब उसमें जन सहभागिता होती है, अर्थात जनता की भागीदारी अधिक होती है। जिस राजनीतिक व्यवस्था में जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन रहती है अथवा शासकीय वर्ग उसके सक्रिय भूमिका अदा करने का मार्ग में रोड़ा डालते हैं, वहां व्यवस्था को शीघ्र ही विघटन की ओर अभिमुख होने की आशंका बन जाती है। यानी तो यहां पर हम ये बात समझ गए कि राजनीतिक सहभागिता है वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, हम ये समझ गए। और जिस देश में जन सहभागिता अधिक होती है, अर्थात जनता की भागीदारी अधिक होती है, तो वह देश स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करता है और वह देश एक अच्छे देश की श्रेणी में, या वहां पर एक स्वस्थ प्रजातंत्र विकसित होता है। और जिस देश में जन सहभागिता कम होती है, अर्थात राजा लोग जो हैं या शासक वर्ग के लोग हैं या राजनीतिक दल के लोग हैं या नेता हैं, वो यदि जनता की सहभागिता को कम करते हैं तो इसका अर्थ है कि वहां पर जनतंत्र है वो खतरे में होता है। अब देखिए राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या है। राजनीतिक सहभागिता का अर्थ क्या है? प्रारंभिक संदर्भ में रूसो और गणतंत्रवादियों के लेखों में प्राप्त होता है। आप ऐसा कीजिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार कर लीजिए, इस प्रकार यानी लैंडस्केप में कर लीजिए, ताकि आप अच्छी तरह से इनको देख पाएंगे। राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों की संपूर्ण भागीदारी से है। राजनीतिक सहभागिता एक व्यवस्था में राजनीतिक विकास को त्वरित करती है। यह व्यवस्था को आधुनिक व उदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसको निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए राजनीतिक सहभागिता की यहाँ परिभाषा है, सीधे सीधे यह उन स्वैच्छिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंधित, स्वैच्छिक है यानी खुद की इच्छा पर, स्वैच्छिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं से संबंधित है जिनमें नागरिक या जनता भाग लेती है और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जन नीतियों के निर्माण में भाग लेती है। अंततः शासन में नीति निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करती है और सत्ताधारी लोगों की मनमानी पर अंकुश लगाती है। ये राजनीतिक सहभागिता का अर्थ है। राजनीतिक सहभागिता की पूर्ण परीक्षा है या पूर्ण परिभाषा है कि जिसमें
जनता स्वैच्छिक रूप से प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। वहां के नागरिक प्रत्येक काम में भाग लेते हैं, कानून से लेकर के, यानी छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े भाग में कार्य में वहां की जनता भाग लेती है, तो वहां पर राजनीतिक सहभागिता अधिक होती है। अब देखिए मैकलॉक्स की जो है, जिसे मैकलॉक्स जो क्या कहते हैं 1968 से, यानी वो क्या कहते हैं, देखिए मैकलॉक्स की मान्यता है कि राजनीतिक सहभागिता केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ही प्रवृत्ति नहीं है, अपितु न्यूनाधिक मात्रा में ये सभी व्यवस्थाओं में विद्यमान रहती है। ये मैकलॉक्स की क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता केवल एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही रूप नहीं है, बल्कि राजनीतिक सहभागिता जो है वो राजतंत्र में भी होती है, राजतंत्र में भी होती है, चाहे और भी किसी प्रकार की कोई राजनीतिक व्यवस्था होती है, पूंजीवाद होता है, मार्क्सवाद होता है, इन सभी में राजनीतिक सहभागिता अवश्य रहती है। किसी में कम होती है, किसी में अधिक होती है। वे यह भी मानते हैं कि आधुनिक सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी मात्रा का अधिक पाया जाना आवश्यक नहीं है। राजनीतिक सहभागिता विकासशील और अन्य व्यवस्थाओं में भी पाई जा सकती है। यह मात्रात्मक होने के स्थान पर गुणात्मक भी हो सकती है। एक तो मात्रात्मक होती है, गुणात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक में अंतर है। मात्रात्मक का अर्थ होता है संख्या में अधिक होते हैं, गुणात्मक का अर्थ होता है कि उनमें गुण अधिक होते हैं। चाहे वहां पर भाग लेने वाले आदमी कम हो, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो गुणात्मक रूप से अच्छा होता है। आगे देखिए राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप क्या क्या है। सिद्धांत रूप में राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप है, विकासपरक और लोकतांत्रिक। विकासपरक और लोकतांत्रिक। विगत 60-65 वर्षों में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का त्वरित प्रसार लोकतांत्रिक नीति निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के महत्व को परिलक्षित करता है। अभी का जो वर्तमान जो अध्ययन है उसमें विश्व में 1940 और 1950 में 1940 से 1950 की जो दशाब्दी थी और उसमें चुनावी सहभागिता पर केंद्रित, अब यह भागीदारी राजनीतिक व्यवस्था की हर प्रक्रिया को प्रभावित करती प्रतीत होती है। 1940-50 की दशाब्दी में, यानी यहां से लेकर के और वर्तमान में क्या है कि ये राजनीतिक सहभागिता है वो चुनावी प्रक्रिया के साथ साथ देश की हर एक प्रक्रिया को प्रभावित करती प्रतीत हो रही है। वोट देने और दिलाने, चंदा देने, याचिका प्रस्तुत करने, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालने, रैली निकालने से लेकर किसी विशेष मुद्दे पर धरना प्रदर्शन और जनप्रतिनिधियों का विरोध प्रदर्शन करना सभी राजनीतिक सहभागिता के औजार है। आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक सहभागिता को किस रूप में देखा जा सकता है या राजनीतिक सहभागिता के कौन कौन से रूप है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वोट देना से लेकर के चंदा दिलाना है, याचिका है, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों पर प्रभाव डालना है, रैली निकालना है, किसी विशेष मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करना है, जनप्रतिनिधियों का विरोध करना है, ये सभी राजनीतिक सहभागिता के औजार हैं। ज्यों ज्यों शासकीय गतिविधियों और उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी हुई है, राजनीतिक सहभागिता में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। राजनीतिक यानी सरकार की जो शासकीय जो गतिविधियां हैं उनके उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं और उत्तरदायित्व बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक सहभागिता की भी वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक सहभागिता को और अधिक मुखर कर दिया है। ये कारण है, अर्थात ये कारक हैं जो राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने में सहायक है। सोशल मीडिया और एक शासकीय वर्ग के उत्तरदायित्वों की बढ़ोतरी, ये कारक है जिसके माध्यम से राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाने में इनका योगदान रहा है। विकसित समाज के हर सामाजिक पहलू से राजनीतिक सहभागिता का गहरा जुड़ाव हो गया है। वास्तव में राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन का प्रारंभ ही इस बात में निहित है कि लोकतंत्र और राजनीतिक सहभागिता दोनों अविभाज्य है। अब ये क्या है, दोनों अभिन्न अंग है। राजनीति, लोकतंत्र और राजनीति की सहभागिता दोनों परस्पर पूरक है, एक के बिना दूसरी अधूरी है। पेरी लिखते हैं, पेरिन क्या लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता से संबंधित प्रत्येक पुस्तक लोकतंत्र से भी संबंधित होती है। काश और मार्क्स ने भी ये लिखा है कि राजनीतिक सहभागिता की धारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के केंद्र में अवस्थित है। अर्थात राजनीतिक सहभागिता की धारणा है लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा और राजनीतिक सहभागिता की धारणा दोनों परस्पर पूरक है। जहां निर्णयों में कम लोग भाग लेते हैं वहां लोकतंत्र का अंश कम होता है। जहां पर
लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा डिसीजन कम किया जाता है, इसका अर्थ है कि वहां पर कम लोकतंत्र है। और जहां निर्णय में लोकतंत्र की अर्थात लोगों की भागीदारी अधिक होती है, तो वहां प्रभावी लोकतंत्र पाया जाता है। अर्थात जनता की सहभागिता, जनता की भागीदारी ज्यादा होती है जिस देश में, वहां पर लोकतंत्र अधिक होता है। प्रजातांत्रिक निर्णय में नागरिकों की सहभागी और भागीदारी लोकतंत्र की एक अपरिहार्य शर्त है। लोकतंत्र का अर्थ यही है, लोकतंत्र का अर्थ यही है जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। इसके विचार का सूत्रपात पेरिक्लीज ने 431 से 432 बीसी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व दिया था। इसमें अपना अंतिम भाषण कर दिया और उसके अनुसार लोकतंत्र की निराली विशेषता उसके नागरिकों को भी प्राप्त भूमिका में निहित है। बेंजामिन बार्बर जो था 1984 से 1995 के थे, एक सशक्त सहभागी लोकतंत्र की पुरजोर वकालत की। उसने यह भी कहा कि सशक्त सहभागी लोकतंत्र कमजोर उदारतंत्र की तुलना में बेहतर विकल्प है। क्या कह रहा है? यह कहा है कि सशक्त सहभागी लोकतंत्र कमजोर उदार लोकतंत्र की तुलना में बेहतर है। अच्छा, अगर सशक्त सहभागी लोकतंत्र है जिसमें जनता की सहभागिता है, तो वह उदार लोकतंत्र की बजाय बहुत अधिक अच्छा है। पॉलिटिकल एस जूकीपिंग जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे लोकतंत्र में व्यापक रूप में निजी भाव हावी रहता है। कौन से में? उन्होंने थिन डेमोक्रेसी जो किताब लिखी थी उसमें पॉलिटिकल एज जूकीपिंग यानी जो मैक्स बार्बर है वो क्या कहते हैं कि उन्होंने इसका प्रयोग करते हुए कहते हैं कि व्यापक रूप से निजी भाव हावी जहां पर रहता है, बेंजामिन ने एक मजबूत लोकतंत्र की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि ऐसे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि प्रतिद्वंदी नागरिक समूह बिना किसी मध्यस्थ के सीधे स्वशासन में भाग ले। बिना किसी मध्यस्थ के, अर्थात हमारे जो जनप्रतिनिधि भेजते हैं चुन करके, इनको बेंजामिन ने मध्यस्थ कहा है। उनका कहने का अर्थ है कि जनप्रतिनिधि नहीं हो और शासन के कार्यों में सीधा जनता का हाथ हो, सीधा जो जनता है वो अपनी भागीदारी अदा करे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से सीधा संपर्क हो। अर्थात जैसे राजा और प्रजा, इनका ये संबंध हो, बीच में किसी प्रकार के कोई बिचौलिया का संबंध नहीं हो। इस संबंध में किसी मध्यस्थ या विशेष योग्य बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। राजाशाही से लोकशाही की परिवर्तन यात्रा वस्तुतः नागरिकों की निरंतर बढ़ती आकांक्षा और अपेक्षाओं का ही परिणाम कही जा सकती है। लोकशाही ने जब सैद्धांतिक प्रक्रिया से आगे बढ़कर प्रतिनिधि लोकतंत्र का स्वरूप ग्रहण किया, तब राजनीतिक सहभागिता भी आकारित होने लगी। इसका तीसरा पार्ट है नागरिक चेतना और सहभागिता। नागरिकों की चेतना भी आवश्यक है। सहभागिता तो है, लेकिन अगर नागरिकों में चेतनता नहीं है तो सहभागिता किसी काम की नहीं है। देखिए कि नागरिकों की चेतना, उनका शैक्षिक स्तर, वैचारिक धरातल आदि वे तत्व हैं जो उनकी राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। वहां के नागरिक शैक्षिक स्तर अच्छा हो, पढ़े लिखे हो, उनका वैचारिक धरातल अच्छा हो, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की हो, तो वहां की राजनीतिक सहभागिता अर्थात पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है प्रत्येक कानून को समझता है, उसे पढ़ सकता है, कानून क्या करने जा रहा है उन सभी के बारे में वो अपने विचार रख सकता है और उस कानून को अपने तर्क पर परख सकता है। यही कारण है कि जिन देशों का साक्षरता प्रतिशत जितना अधिक है, वहां के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता में का स्तर उतना ही व्यापक होता है। जहां के लोग पढ़े लिखे अधिक हैं, वहां के लोग राजनीतिक सहभागिता अधिक दर्शाते हैं, अर्थात शासन के कार्यों में सर्वाधिक भाग लेते हैं। यूरोपीय देशों की तुलना में एशियाई अफ्रीकी देशों में शिक्षा साक्षरता की दर न्यून दर ही नागरिकों की राजनीतिक उदासीनता को दर्शाने के लिए पर्याप्त आधार कहा जा सकता है। आपके प्रश्न आ सकता है कि एशियाई अफ्रीकी देशों में और यूरोपीय देशों में राजनीतिक सहभागिता कैसी है। तो आप देख सकते हैं कि यूरोपीय देश हैं उनमें राजनीतिक सहभागिता अधिक है और एशियाई अफ्रीकी देशों में राजनीतिक सहभागिता कम है। इसका अर्थ है कि वहां के लोग पढ़े लिखे कम हैं। इसी के साथ जनसंख्या का घनत्व और विस्तारित रूप से फैलाव भी कारण है। राजनीतिक सहभागिता का एक और कारण है जनसंख्या भी है। एक तो साक्षरता हो गया, दूसरा जनसंख्या हो गया। जनसंख्या के कारण भी जहां का घनत्व अधिक है
जिनसे नागरिक अपने जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक रूप से चर्चा परिचर्चा नहीं कर पाते। जैसे मान लो एक 20 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक आदमी चुन करके जाता है और एक 20,000 की जनसंख्या पर चुन करके जाता है, तो वहां पर जनसंपर्क है वो 20,000 वालों का अधिक होगा, 20 लाख वालों को कम होगा। और ये देखा गया है कि बड़े देशों में अल्प मात्रा में ही नागरिकों का अपना या अपने प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष संवाद हो पाता है, अल्प मात्रा में ही। ऐसी स्थिति में नागरिकों की लोकतांत्रिक और राजनीतिक सहभागिता अत्यल्प मात्रा में ही सक्रिय रह पाती है। जहां का जनघनत्व अधिक होता है, जहां जनसंख्या अधिक होती है, तो वहां के प्रतिनिधि भी है वो बहुत अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वो बहुत कम लोगों से मिल पाता है। स्वाभाविक रूप से इसे किसी देश के राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। यानी अधिक लोगों की प्रतिनिधित्व करना ये एक स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण या स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में नहीं आता है। चौथा बिंदु है आपके राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप। इसका बड़ा स्वरूप क्या है, देखिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की प्रभावी और सक्रिय सहभागिता प्रथम और अनिवार्य शर्त है। ये तो अपन पढ़ते ही आए हैं कि राजनीतिक सहभागिता प्रथम शर्त है लोकतंत्र की, ठीक है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर यह शर्त कहीं भी नहीं टिकती है। क्यों? क्योंकि प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक जोसेफ शुपिटर का कहना है कि शासन चलाना और सार्वजनिक नीतियां बनाना व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का काम है। यानी यहां से प्रश्न आ सकता है कि शासन चलाना, सार्वजनिक नीतियां बनाना व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का काम है, ये किसने कहा? ये कहा था जोसेफ शुपिटर ने। सामान्य नागरिकों की भूमिका चुनाव द्वारा अपनी पसंद के राजनीतिक दलों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने तक सीमित है। सामान्य जनता जो है वो अपना उम्मीदवार चुनती है, उम्मीदवार चुन करके भेज देती है। अब वो उम्मीदवार योग्य है या नहीं है, इसके लिए वो कितना पढ़ा लिखा है, कानून में कितना भाग ले सकता है और वो कितना वर्चस्व रखता है अपने दल में, ये सभी देखा जा सकता है। जहां जितना दल में वर्चस्व होगा उस जनता का प्रतिनिधित्व वो अधिक अच्छे से करेगा। स्पष्ट रूप से ये प्रक्रिया नागरिकों को नैपथ्य में धकेल देती है, अर्थात अंधकार में धकेल देती है, और शासन सत्ता या विपक्ष में केवल चुनिंदा राजनीतिज्ञ होते हैं। बिल्कुल सही है। यही नहीं, ये जनप्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक दलों के सक्रिय तथा अग्रिम पंक्ति के व्यावसायिक राजनेता भी आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी पेचीदगियों के चलते नीति निर्माण में भी केवल सतही कार्य कर पाते हैं। सतही मतलब बहुत कम। वास्तविक सक्रियता और सत्ता में भागीदारी ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की होती है। वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी जो है वो लोग, एक तो तकनीकी वाले और एक ब्यूरोक्रेसी वाले, ये भाग लेते हैं। अभिजात्य वर्ग जो होता है वो भाग लेता है। इस प्रकार वर्तमान समय में वास्तविक सहभागिता अल्प मात्रा में अभिजात्य वर्ग के हाथों में सिमट कर रह गई है। अभिजात्य वर्ग अर्थात ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेट के हाथ में रह गई है। और आधुनिक लोकतंत्रीय प्रणाली में लोकतंत्र मूलतः राजनीतिज्ञों का शासन है, जिसमें साधारण नागरिकों की भूमिका बहुत अल्पकालिक, बहुत कम रह गई है, बहुत ही अल्पकालिक रह गई है, यानी काल्पनिक मात्र है। रॉबर्ट डेल ने लोकतंत्र के इस अभिजात्य स्वरूप की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि यह ऐसी यंत्रबद्ध व्यवस्था है जो बाजार के सिद्धांतों का अनुसरण करती है, अर्थात पूंजी का, और विभिन्न हित समूहों के परस्पर विरोधी हितों में संतुलन स्थापित करने के लिए स्वतः ही अभिजात्य प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है। स्वतः इस प्रक्रिया में संपूर्ण समाज शासन पर नियंत्रण करने के लिए दो या कुछ अधिक समूहों में विभक्त होकर स्वनिर्मित अभिजात्य समूह का अनुगामी हो जाता है। लोग, जनता क्या करती है, फिर वो अभिजात्य वर्ग का अनुगमन करना शुरू कर दे। राजनीतिक पार्टियों में हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियों में जो लोग जो बड़े वर्ग के होते हैं, अभिजात्य वर्ग के होते हैं, अर्थात उनकी सत्ता उन पर रहती है और लोग उनका अनुगमन करते रहते हैं, अपना नेता मानते हैं, उनके भाषण को असली मानते हैं, स्वयं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं। इस प्रकार
ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की सहभागिता का स्तर अत्यंत न्यून होता है, जो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ नहीं माना जा सकता। यानी जहां पर अभिजातीय वर्ग जो है, अभिजातीय वर्ग का बोलबाला अधिक होता है, अभिजातीय वर्ग के हाथ में जब शासन की शक्ति होती है, तो वहां पर ये स्वस्थ लोकतंत्र का निवास होना असंभव है, वहां पर स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता। देखिए, राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप क्या है। राजनीतिक सहभागिता एक ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निर्धारण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। व्यापक अर्थ में यहां लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत किसी भी राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी या साधारण नागरिक की गतिविधि हो सकती है। गतिविधि किसी की भी हो सकती है, वो साधारण नागरिक हो सकता है, राजनीतिज्ञ हो सकता है, कोई सरकारी अधिकारी हो सकता है। सहभागिता मूलक लोकतंत्र मूलतः लोकतंत्रीय प्रक्रिया में साधारण नागरिकों की सहभागिता पर बल देता है। लोकतंत्र में राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत अनेक मानदंड अपनाए जाते हैं। अधिकांश अध्ययनों के अंतर्गत मतदान में भाग लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा को ही राजनीतिक सहभागिता का सूचक मान लिया जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि मतदान में भाग लेने वाले लोग कितने हैं। किसी कानून के पक्ष में मतदान हुआ और मतदान के पक्ष में 40% या 60% लोगों ने भाग लिया, और मान लिया कि 60% लोग हैं वो मतदान के पक्ष में है, अर्थात वो क्या है क्या नहीं है वो समझ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, ऐसा इसके संबंध में कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता। कहीं कहीं राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान में हिस्सा लेने वाले नागरिकों की प्रतिशत मात्रा पर भी विचार कर लिया जाता है। जैसे राजनीतिक दल है और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो लोगों की भीड़ जुटाई जाती है, उस भीड़ को भी राजनीतिक सहभागिता का हिस्सा मान लेते हैं। राजनीतिक सहभागिता के अन्य तरीके भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें इस प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे सामुदायिक गतिविधि। इसके अंतर्गत समुदाय के सदस्य किसी भी सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सामूहिक उद्देश्य की जैसे स्वच्छता, सुरक्षा इत्यादि की व्यवस्था के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। इसके अलावा जब कोई नागरिक किसी व्यक्तिगत या सार्वजनिक मामले को सुलझाने के लिए अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से संपर्क करता है, या जब कोई नागरिक जलसे, जुलूस, विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, धरने, बहिष्कार की गतिविधियों में हिस्सा लेता है, तो इस कार्यवाही को भी राजनीतिक सहभागिता की अभिव्यक्ति मान लिया जाता है। यानी लोग जैसे विरोध प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, धरने देते हैं, तो इनको भी राजनीतिक सहभागिता मान लिया जाता है। राजनीतिक सहभागिता की मुख्य कसौटी यह है कि इस गतिविधि के बल पर कोई नागरिक सार्वजनिक नीति और निर्णयों को कहां तक प्रभावित कर पाता है, वो राजनीतिक सहभागिता विरोध प्रदर्शन करने से, धरना प्रदर्शन करने से वो राजनीतिक सहभागिता नहीं है। राजनीतिक सहभागिता वो होती है जहां पर राजनीति में या जैसे कानून बना और उस कानून में जनता की राय जानी जाती है, जनता की राय जानी जाती है कि जनता इसमें क्या कहती है। जनता के द्वारा यदि कानून को पारित माना जाता है या जनता को अच्छा लगा और उन्होंने यस कर दिया तो वो कानून पारित होता, तो वो राजनीतिक सहभागिता होती है। लोग उस कानून को हटवाने के लिए विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हड़तालें करते हैं, धरने करते हैं, इनको राजनीतिक सहभागिता नहीं कहा जा सकता। इसमें दूसरी बात है सरकार और नागरिकों के बीच सक्रिय परस्पर क्रिया। ये दो तरफा गतिविधि है नागरिकों और सरकार के बीच। जब एक पक्ष क्रिया करता है तो दूसरा पक्ष उसका प्रत्युत्तर देता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक सहभागिता को कार्य रूप देने के लिए नागरिक भी पहल कर सकते हैं, राज्य अथवा सरकार भी पहल कर सकती है, जिसको हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। अब राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं? देखिए, अब ये अभिकरण जो है वो पहली बात है दबाव समूह, जिसको हम समझेंगे कि सरकार के बीच में और नागरिकों के बीच में राजनीतिक सहभागिता क्या है, राजनीतिक सहभागिता को कौन कौन प्रभावित करते हैं, इसके अभिकरण कौन से हैं। तो सबसे पहला है दबाव समूह। उदार लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों के ऐसे समूह जो अपने किसी समान हित की सिद्धि के लिए उद्देश्य से संगठित होते हैं, वो दबाव समूह जो एक संगठन बनाते हैं, अपने दृष्टिकोण को लोगों के सामने रखकर लोकमत का समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाकर ऐसी नीतियां बनवाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके हित के अनुरूप हो। यह प्रक्रिया पश्चिमी देशों में बहुत प्रभावी है। विकासशील देशों में दबाव समूह ने अनेक बार ऐसे अवैधानिक तौर तरीकों का सहारा भी लिया जिससे सार्वजनिक जीवन की सुचिता नष्ट हुई है तथा सार्वजनिक संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। जैसे मान लो कोई कानून बना,
और कानून बनने पर, जैसे किसान विरोधी कोई कानून बन गया और सारे किसान और किसानों के नेता मिलकर के और सरकार पर दबाव बनाते हैं कि इस कानून को हटाया जाए, और उस दबाव के अंतर्गत जब सरकार मानती नहीं है तो वो अनैतिक गतिविधियां भी कर बैठते हैं, यानी वो ऐसी गतिविधियां भी कर लेते हैं जिससे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है, जनधन की हानि होती है, तो वो दबाव समूह होते हैं। आरंभक प्रस्ताव तैयार करना। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था या प्रथा कि स्वयं मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप तैयार करके उसे विधानमंडल के पास विचार और मतदान के लिए भेज सकते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था है ये, जिसमें मतदाता स्वयं कोई कानून या संविधान में कोई संशोधन का प्रारूप तैयार करते हैं और वो विधानमंडल के पास भेज सकते हैं। ये भी एक लोकतंत्र का भाग है। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। ये प्रणाली स्विट्जरलैंड में विशेष रूप से प्रचलित है। स्विट्जरलैंड में यह प्रणाली प्रचलित है, आरंभक यानी प्रस्ताव तैयार करने वाली। भारत में नागरिकों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में निजी विधेयक पेश करने की छूट है। भारत में भी निजी विधेयक पेश होते हैं। जो भारत के नागरिक, जो चुने हुए प्रतिनिधि है, वो जनता के माध्यम से या अपने तरफ से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ जन समर्थन से अथवा हस्ताक्षर अभियान चलाकर नागरिक सीधे सरकार को नए प्रस्ताव कर सकते हैं। यानी हस्ताक्षर अभियान, जैसे मान लो एक कानून बन गया और उस कानून को हटवाने के लिए जैसे पत्र लिखो अभियान शुरू कर दिया, यानी सरकार जो है वो उस कानून के हटाने के संबंध में पत्र लिख करके जनता और सरकार को भेजती है, जिससे सरकार भी उस पर सोचने को मजबूर हो जाती है। तीसरा इसका रूप है प्रत्याह्वान, प्रतिनिधि को वापस बुलाना। ये अपन ने अभी पढ़ाई था, कहां पे संभव है? स्विट्जरलैंड में। संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था या प्रथा कि मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटाने के लिए विवश कर सकते हैं। यह है प्रत्याह्वान। प्रत्याह्वान मतलब वापस बुलाना। इस प्रस्ताव पर मतदाताओं की निर्धारित संख्या के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यह प्रणाली स्विट्जरलैंड में विशेष रूप से प्रसिद्ध, आरंभक भी है और ये भी है। भारतवर्ष में अनेक नागरिक संगठनों द्वारा पिछले अनेक वर्षों में चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की मांग की जा रही है, जिसमें अनेक मांगों के साथ ये मांग भी शामिल है कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता हो, उसे एक सुनिश्चित प्रक्रिया द्वारा वापस बुलाने का प्रस्ताव पारित कर सक्षम स्तर तक पहुंचाए। ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था भी है। यदि मान लो एक एमएलए, एमपी या अपना चुनाव जो जनप्रतिनिधि है, वो यदि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, जनता के पक्ष में काम नहीं करता है, तो जनता जो है उसे अपने एक बहुमत के आधार पर उन्हें वापस बुला सके। इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। चौथा है जन सुनवाई। जन सुनवाई वह प्रक्रिया जिसमें जनप्रतिनिधि और सार्वजनिक अधिकारी वर्ग विभिन्न विषयों पर जनता के विचार, उनकी समस्याएं जानने का प्रयत्न करते हैं। ये वे विचार संबंध अधिकारी वर्ग के सामने मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हमारे देश में अब ये व्यवस्था लगभग संस्थाबद्ध हो चुकी है, जिसे प्रशासन गांवों और शहरों की ओर नाम से जाना जा सकता है। प्रशासन गांवों के संग प्रशासन शहरों की ओर क्या है, जैसे गांवों की ओर यानी वहां पर सारे के सारे अफसर है वो वहां पर जाते हैं और वहां पर उस जन समूह का, यानी जैसे एक पंचायत स्तर पर जाकर के बैठ गए, ग्राम पंचायत में गए और ग्राम पंचायत में उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों का जितना भी काम होता है वो वहीं पर ऑन स्पॉट करवाया जाता है। तो ये जन सुनवाई का काम है। ये भी एक जन सहभागिता में या इसके कारक हैं। सलाहकार परिषद। आजकल सरकारें अपने विभागों से जुड़े कार्यों के विशेष पक्षों पर सलाह देने के लिए गणमान्य नागरिकों का एक संगठन बना देती है, वहां के नागरिकों का, जिसे सलाहकार परिषद का नाम दिया जाता है। ब्रिटेन की केंद्रीय आवास सलाहकार समिति तथा केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद इसके उपयुक्त उदाहरण है। सलाहकार परिषद का जो गठन है वो सबसे पहले इंग्लैंड में या ब्रिटेन में किया गया है। भारत में अनेक विभागों में ऐसी सलाहकार समितियां हैं और परिषदें भी बनाई जाती है, भारत में भी है। परिप्रेक्षा, किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान। परिप्रेक्षा का अर्थ होता है कोई प्रश्न है उस पर निर्णय करने के लिए मतदान करवाना। राजनीतिक सहभागिता का एक स्वरूप यह भी है कि इसके अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसमें सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर, जैसे किसी नए कानून, संविधान या संवैधानिक संशोधन के प्रश्न पर जन साधारण से मतदान कराया जाता है। जैसे अभी हाल ही में ब्रिटेन में यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए मतदान करवाकर निर्णय लिया गया, जिसमें ब्रिटेन की जनता ने सदस्य बने रहने से इनकार कर दिया। यानी ये परिप्रेक्षा है, कोई प्रश्न जो है मतदान है, कानून, उस पर निर्णय लिया जाता है। सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा के बारे में
अर्थात विनय पूर्वक काम की अवहेलना करना। वह कार्रवाई जिसमें किसी अन्याय को कानून को जानबूझकर और खुले तौर पर तोड़ा जाता है। यह किसी निषिद्ध स्थान पर प्रवेश करके स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी जाती है ताकि किसी विशेष मुद्दे की ओर जनता और सरकार का ध्यान खींचा जा सके। यानी सामान्य अवज्ञा में एक विशेष स्थान चुन लिया जाता है जहां पर लोग वो अपनी गिरफ्तारी देते हैं। और हमारे देश में आए दिन जन विरोध दर्ज कराने हेतु सक्रिय रूप से नागरिकों द्वारा ऐसी गतिविधियां संचालित की जाती है। इसका 8वां भाग है राजनीतिक प्रतिहिंसा। विरोध प्रदर्शन का सबसे उग्र रूप जिसमें बमबारी, हत्या, उपद्रव, लोगों को बंधक बनाने, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने की कार्यवाही की जाती है, जो राजनीतिक प्रतिहिंसा के नाम से जानी जाती है। ऐसी कार्यवाही लोकतंत्र का सरासर उल्लंघन है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था या जन सहभागिता के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि सरकारें प्राय ऐसी परिस्थितियों में या तो मौन रहती है या फिर झुक जाती है। यानी जैसे मान लो सरकार किसी भी तरीके से नहीं झुकती है तो जनता है जिसमें उबाल आ जाता है और वो राजनीतिक प्रतिहिंसा कर बैठते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता क्या है। जन सहभागी लोकतंत्र के बावजूद ये सही है कि आज के प्रतिनिधि लोकतंत्र में अपने नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में सार्थक सहभागिता के बहुत मामूली अवसर मिलते हैं। नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया बहुत कम अवसर मिलते हैं। इसका परिणाम यह है कि इस प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचक मंडल को राजनीतिक समस्याओं के बारे में बहुत कम जानकारी और अल्प समझ होती है। निर्वाचक मंडल जो होता है उन्हें राजनीतिक जानकारी नहीं होती है। वो केवल आदमी को देखते हैं या पार्टी को देखते हैं और देख करके उसे वोट कर देते हैं, जिससे योग्यता अयोग्यता नहीं देखी जाती। मतदाता मतदान के प्रति प्राय उदासीन होते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधि सार्वजनिक उत्तरदायित्व से प्राय विमुख दिखाई देते हैं, सार्वजनिक उत्तरदायित्व को नहीं निभाते हैं। प्रशासन में पद और शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि यदि नागरिकों को राजनीतिक सहभागिता के अधिक अवसर मिले तो वे सार्वजनिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे और राजनीतिज्ञों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। तो ये जो शासन की जो कड़ियां हैं ये सभी जनता को अनदेखा करना चाह रही है कि जनता को समझ में नहीं आए। इससे शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिलती है। अतः राजनीतिक सहभागिता न केवल उत्तम समाज की जरूरी शर्त है बल्कि ये उत्तम जीवन का भी आवश्यक अंग है। राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता लोकतंत्र के अंतर्गत सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचने में सहायक होती है और नागरिकों की प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागिता का अधिकतम विस्तार होना आज के युग में आवश्यक हो गया है। प्रत्यक्ष सहभागिता होना जरूरी है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आप समझ रहे हैं कि एक प्रतिनिधि के माध्यम से जनता की सहभागिता वो अप्रत्यक्ष होती है। जनता स्वयं किसी कानून के या किसी कार्य में भाग लेती है तो वो डायरेक्ट राजनीतिक सहभागिता होती है। आज के बड़े बड़े राज्यों में इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए दो तरीके माने गए हैं। दो तरीके कौन से? एक तो शासक एवं प्रशासन का विकेंद्रीकरण करके, पहला तो है शासक और प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना करके बहुत सारे निर्णय स्थानीय समुदायों के हाथ में सौंप दिए जाए। भारत में पंचायत राज का विस्तार इसी का उदाहरण है। विकेंद्रीकरण हुआ है जिसमें पंचायत स्तर पर जो लोकल काम है, स्थानीय काम है, वो ग्राम पंचायत कर देती है। सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करके, सार्वजनिक नीतियां निर्धारित करने की प्रक्रिया में भी परिप्रच्छा जो अभी अपन ने पढ़ा है, अर्थात किसी विषय या प्रस्ताव को जनता द्वारा शुरू करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। अंतिम मुद्दा है कि राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में हमारा दृष्टिकोण क्या है। राजनीतिक सहभागिता स्वयं सहभागी व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है या उन्हें बढ़ावा देती है, यह दृष्टिकोण। लोग राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने से पहले यह हिसाब लगाते हैं कि इसमें उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, कितना फायदा होगा और वे अपने उद्देश्य की पूर्ति में कितने समर्थ सिद्ध होंगे। ये दृष्टिकोण है लोगों का। लोग है वो व्यक्ति के हितों की रक्षा करती है, उन्हें बढ़ावा देती है। सहभागिता की प्रक्रिया नागरिकों की सामान्य नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक सजगता को बढ़ाती है। राजनीतिक सहभागिता सामान्य हितों के लिए नागरिकों की एकजुटता को भी बढ़ाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता मूलक लोकतंत्र के समर्थक केवल वर्तमान लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत नागरिकों की सहभागिता को बढ़ाने पर बल देते हैं, इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत नहीं करते। देखा जाए तो सहभागिता मूलक लोकतंत्र के लिए आवश्यक साधन उदार लोकतंत्र की व्यवस्था,
और प्रक्रिया में पहले से ही विद्यमान है। सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्यवाही करने की जरूरत है, सिद्धांत की नहीं। सिद्धांत की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। राजनीतिक सहभागिता की सक्रियता के पक्षधर राजनीतिक सहभागिता की सक्रियता के पक्षधर जरूरत से ज्यादा आशावादी दिखाई देते हैं। लोकतंत्र में जनसाधारण की सहभागिता को एक सीमा तक बढ़ाना ही उपयुक्त होगा। जनसाधारण की सहभागिता को एक सीमा तक बढ़ाना उपयुक्त होगा, उसके बाद वह हानिकारक सिद्ध हो सकती है। राजनीतिक सहभागिता की भी यदि हम अधिक रूप से बढ़ाएंगे तो उसमें व्यवस्था सही नहीं रहेगी। सार्वजनिक निर्णयों, नीतियों, कार्यक्रमों के हितकर परिणाम आने में समय लगता है। इसके अंतर्गत जन कल्याण के उद्देश्य से कुछ पक्षों पर बोझ डालने की जरूरत हो सकती है। आम लोगों में इतना धैर्य और इतनी सूझबूझ नहीं होती कि वे सब स्थितियों का सही तरीके से मूल्यांकन कर सके। यदि उन्हें अत्यधिक राजनीतिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा तो वे अपनी शिकायतों और विवादों को सड़कों पर ले जाएंगे, अर्थात वो उस पर मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तर्क से सोचेंगे नहीं, उसमें सुधार की गुंजाइश है कि नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। और आम जनता जो है वो क्या करेगी, सड़कों पर उतर जाएगी, जिससे कानून न तो बनेगा न कोई व्यवस्था जमेगी। सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। और जब आम नागरिक भीड़ का रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें अनुशासन या नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाता है। जब लोग जोश में आकर बाहर निकल पड़ते हैं तो उन्हें ये समझाना कठिन होता है कि उन्हें कहाँ रुक जाना चाहिए। इसका परिणाम होता है आए दिन के जल से जुलूस, नारेबाजी, रैलियां, प्रदर्शन, हड़तालें, धरने और घेराव, बिजली, पानी और बसों को बंद करने की धमकियां, रास्ता रोको, जेल भरो आंदोलन, मारपीट, पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं। इन हालातों में जो कोई भीड़ इकट्ठी कर सकता हो या भीड़ को जिस दिशा में चाहे ले जा सकता हो, वह अपनी अनुचित मांगों को भी मनवा लेगा। जो शासन शांत संयत तरीकों से अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा, उसकी कोई कार्रवाई या सुनवाई नहीं होगी। इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता का विवेक संगत उपयोग ही सार्थक परिणाम दे सकता है। प्रश्न आ सकता है कि राजनीतिक सहभागिता का विवेकपूर्ण, ये जो अंत में ना, विवेकपूर्ण या विवेक संगत उपयोग ही सार्थक परिणाम दे सकता है, कैसे? या राजनीतिक सहभागिता आवश्यकता से अधिक हो तो क्या परिणाम निकलते हैं, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। देखिए, पाठ बहुत अच्छा था और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए और भी बहुत अच्छा होगा। जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, अधिक से अधिक आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ये जो आपके नंबर है 9610208295, इन पर भी आप लिख करके, और जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप्स में डेली क्लासेज जो है वो अपडेट की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।